नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी एग्ज़ाम पर है। रात को 10 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो सभी लोग फटाफट ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। डेली जो ये आपका मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स टारगेटेड जो बैच है, जो कि रात को 10 बजे स्टार्ट होता है, इसको ज्वाइन कीजिए फटाफट सभी लोग और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब तक आप बैच को शेयर कर रहे हो, जब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, तब तक मैं बता दूं, मेरा नाम अनुप उपाध्याय, मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। मेंटर 15,000 प्लस स्टूडेंट, सिलेक्शन 300 प्लस। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप अनअकैडमी यूपी एग्जाम के नाम से नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल, जहां आपको क्लासेस के पीडीएफ और साथ में ही आपको लिंक्स प्रोवाइड होंगे। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको क्लासेस जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन और साथ में जो आपकी फ्री क्लासेस है वो दोनों फ़ायदा आपको मिलेंगे। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मैनेज गोल में जाकर यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन टिक कर दीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, कोड यूज करना है। जैसे कि मेरा कोड आपको दिख रहा है अनुप10। इस कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आपको फी में डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि फ़ी यहाँ 24 महीने का 8,400 दिख रहा है, तो डिस्काउंट होने के बाद 7,560 हो जाएगा। 12 महीने का जो 7,000 दिख रहा है वो 6,300 हो जाएगा। तो आप इस कोड के माध्यम से डिस्काउंट ले सकते हो। पेमेंट आप दोस्तों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। और यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का आपको फायदा उठाना है। प्लस के फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्लस के फीचर में क्या है, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक्सिक्यूटिव कवरेज ऑफ सिलेबस, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, आंसर राइटिंग सेशन और मेंटर सेफ गाइडेंस प्रोग्राम। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो ये बैच जैसे प्रगति 90 डेज यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स टारगेटेड बैच जो है ये 28 अप्रैल से आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो एक 22 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ, तो जो कि यूपी पीएससी के लिए। इस सब्सक्रिप्शन को जब आप लोगे दोस्तों, तो आपको यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स जो है वो सब मिलेंगे। कोड आपको जो यूज करना है वो कोड यूज करना है अनुप10, और इस कोड के माध्यम से आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। फटाफट सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए कि सभी क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। रूबी रानी, प्रदीप कुमार, कुलदीप, अजय पटेल, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं सेशन के लिए? बताइए, सभी तैयार हो गए? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना? तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न है, व्हाट इज एवर गिवन दैट वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली? एवर गिवन क्या है जो हाल ही में खबरों में बना हुआ था? कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, कार्गो शिप, क्रूज मिसाइल, यूएन रिजोल्यूशन। कोविड वैक्सीन उम्मीदवार, कार्गो जहाज, क्रूज मिसाइल या संयुक्त राष्ट्र का संकल्प। आपको बताना है कि एवरग्रीन क्या है और आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। आपको बताना है कि एवरग्रीन जो है वो क्या है और आपका समय शुरू हो चुका है। फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये समय समाप्त।
देखते हैं राइट आंसर क्या है। प्रदीप कुमार, मयंक वर्मा, अजय पटेल, केवल 3 लोगों ने उत्तर दिया है। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा बी कार्गो शिप, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और एक गगनचुंबी आकार का मालवाहक जहाज एमबी एवरग्रीन हाल ही में स्वेज नहर, मिस्र के पास स्वेज नहर में फंस गया था, चूंकि ये नहर पार अटक गया था और 150 से अधिक अन्य जल मार्गों को पार करने में ये बाधा उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, और ये अभी आपको याद है दोस्तों, स्वेज नहर में ये जो आपका मालवाहक जो जहाज था वो अटक गया था, क्योंकि वहाँ का संकीर्ण जो है वो आपका नहर था। और ये सिनाई प्रायद्वीप महाद्वीपीय अफ्रीका को क्या करता है, स्वेज नहर जो है वो विभाजित करता है। ठीक, तो जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही। अगला प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 का विषय क्या है। डाटा फॉर बेटर लाइफ, बेहतर जीवन के लिए डेटा। डेवलपमेंट आफ्टर कोविड, कोविड के बाद का विकास। सेल्फ रिलायंट कंट्री, स्व विश्वसनीय देशें। रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब्स, नौकरियों का प्रतिस्थापन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ऋतु विश्वकर्मा, गुड इवनिंग। लगे रहिए आप लोग और करते रहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस सेशन को का लाभ उठाते रहिए दोस्तों। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर भी कर दीजिए, ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए कि सभी स्टूडेंट जो है वो क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, सभी फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। रूबी रानी, मयंक, ऋतु विश्वकर्मा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा ए बेहतर जीवन के लिए डाटा, यहाँ केवल रूबी रानी, मयंक वर्मा के उत्तर जो हैं वो सही हैं। तो बेहतर जीवन के लिए डाटा जो है वो राइट आंसर है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को डेटा फॉर बेटर लाइफ्स की थीम के साथ जारी किया गया। गरीबों की मदद के लिए डेटा से अधिक मूल्य का लाभ उठाना, यह पहले विश्व विकास रिपोर्ट है जो केवल विकास के लिए डेटा की भूमिका पर केंद्रित है। जैसा कि कोविड महामारी ने वैश्विक डेटा असमानताओं को अधिक कर दिया है और रिपोर्ट में कहा गया कि हम डेटा का पूरा मूल्य कैसे टैप करते हैं, गरीबों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है ना। नेहा पांडे, गुड इवनिंग। अगला प्रश्न है, एज पर वर्ल्ड बैंक विच कंट्री इज सेट टू लीड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक इकोनॉमिक्स। विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वसूली का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इंडिया, यूएसए, चाइना, श्रीलंका। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। प्रदीप कुमार, कुलदीप कुमार। मयंक वर्मा।
फटाफट उत्तर दीजिए सभी लोग। दोस्तों जिन्होंने कहा सी चीन और किसी के उत्तर चाइना नहीं आए, चाइना जो है वो राइट आंसर है। और विश्व बैंक के एक नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार चीन वर्ष 2021 में पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वसूली का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई कि चीन 2021 में 8.1% के साथ आगे बढ़ेगा, जबकि पिछले वर्ष ये 2.3% पर था ये। ठीक है, 2020 में 1.2% की वृद्धि की तुलना में पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में 7.4% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है ना, डिटेन्ड और मिसिंग स्टाफ मेंबर के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मार्च 1, मार्च 10, मार्च 15, मार्च 25, 1 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या 25 मार्च। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। पल्लवी जायसवाल गुड इवनिंग, फटाफट उत्तर दीजिए सभी लोग। रेखा गांधी, ठीक है, कुलदीप, मयंक, रूबी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। लाइक भी करते चलिए, लाइक भी करते रहिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। भैया शेयर करते रहोगे तभी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी अपनी रातों की नींद आप लोगों के लिए बर्बाद करूंगा कि भैया हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, कुछ बेहतर करें एक दोनों, ठीक है ना, कुछ अच्छा करें कि हमें सफलता मिले। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी यानी कि 25 मार्च, और यहाँ रितु विश्वकर्मा, अजय पटेल, रूबी रानी, प्रदीप कुमार, मयंक के उत्तर जो है वो सही, डी जो है 25 मार्च। और हर साल 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ डिटेक्ट एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो साल है दोस्तों, ये पूर्व पत्रकार है जिनका नाम है एलेक कोलेट। ठीक है ना, क्या नाम है? पूर्व पत्रकार, इनका नाम है एलेक कोलेट। इनके अपहरण के सालगिरह के रूप में क्या किया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। जब 1985 में सशस्त्र बंदूकधारी के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, तब से वह फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में जब वो काम कर रहे थे, तब उनका अपहरण गया था और उस अपहरण के याद में हर साल आपका ये 25 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, Which union ministry has chalked out a 4-point strategy to handle the blockage of Suez Canal? कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने स्वेज नहर में रुकावट को संभालने के लिए 4 सूत्री रणनीति बनाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पेट्रोलियम मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। किसने बनाया थी 4 सूत्रीय योजना स्वेज नहर में फंसे हुए जहाज को निकालने के लिए? फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। फटाफट उत्तर दीजिए सभी। समय धीरे धीरे समाप्त होता हुआ बी की तरफ ज्यादा, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बिल्कुल सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है सबसे सही उत्तर है मेरे दोस्त। और
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने स्वेज नहर पर कुल रिकॉर्ड की स्थिति को संभालने के लिए 4 सूत्री रणनीति रखी, जिसने बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग और अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की। सरकार के आकलन के अनुसार जलमार्ग पर कुल बैकलॉग 1 सप्ताह के समय में साफ हो जाएगा, ऐसा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शाहीन 1A is the nuclear capable ballistic missile recently launched by which country? शाहीन 1A, ठीक है ना। किस देश के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, इजराइल। फटाफट उत्तर दीजिए और ग्रुप में एक बार मैसेज कीजिए, कहां है रणबांकुरे, कहां है धुरंधर, सब सो रहे हैं गधे बेचकर। धुरंधरों को कहिए भैया आ जाइए। ठीक है ना, फटाफट उत्तर दीजिए। ये तो विश्वकर्मा, रेखा गांधी, कुलदीप सब सो गए हैं, ऐसा मयंक वर्मा। तो उठ जाग मुसाफिर, ठीक है ना। भोर तो नहीं हुई है, रात हो रही है, लेकिन जाग मुसाफिर जो है, मुसाफिर को जागना तो पड़ेगा ना, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो, नहीं तो मुसाफिर सोया रहेगा और लक्ष्य जो है वो कोई और बेच के चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, पाकिस्तान, आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने शाहीन 1A नामक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और मिसाइल में परिष्कृत और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 900 किलोमीटर की सीमा है। फरवरी में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को प्रहार करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, Mount Merapi, which was recently observed to have released ash and debris, is an active volcano in which country? Mount Merapi, जिसे हाल ही में राख और मलबा को मुक्त करने के लिए, ठीक है ना, जाना गया है। आपको यह बताना है कि यह किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या जापान। और आपका समय शुरू होता है मेरे मित्र अब। माउंट मेरापी, फेसबुक चला रहे होंगे, फेसबुक। फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। फेसबुक चलाने वाले, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने कहा इंडोनेशिया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। इंडोनेशिया जो है राइट आंसर है। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण यह 1548 के बाद से लगातार प्रस्फुटित हुआ है और हाल ही में इस ज्वालामुखी के राख जो है हवा में निकले और इसके ढलानों के साथ लावा और मलबे की धाराएं हमें देखने को मिली। ठीक है, मीडिया की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के हिसाब से हमने देखा कि गर्म राख के बादल जो हैं वो 200 मीटर या 656 फीट के ऊंचाई पर उड़ रहे थे।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री हैज इन्वाइटेड रिसर्च प्रपोजल विथ फोकस ऑन फीमेल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस मंत्रालय ने आर्थिक गतिविधियों में महिला भागीदारी पर ध्यान देने के साथ अनुसंधान प्रस्तावों को के लिए इनको आमंत्रित किया है? ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और आपका समय शुरू हो गया अब। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं दोस्तों? ऐसे प्रश्न आप लोग बड़े आसानी से कर जाते हो, है ना? कर जाते हो कि नहीं कर जाते हो? मज़ा भी आता है आपको, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है कि अरे वाह क्या प्रश्न है, मतलब ये तो गलती होता ही नहीं है कि नहीं? बताइए, सही बात या गलत बात? ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, ऋतु विश्वकर्मा, भटकती आत्मा, प्रदीप कुमार, मयंक वर्मा, ठीक है ना, कि उत्तर जो हैं वो सही है। सी जो है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में महिला भागीदारी में सुधार पर विशेष ध्यान देने वाली परियोजना के लिए अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालय, संस्थानों आदि को शोध, प्रकाशन और निगरानी के लिए अनुदान की घोषणा की है। सुधीर कुमार, रेखा गांधी, ठीक है ना, तो सी जो है वो राइट आंसर है। इन विच कंट्री इज द बंगबंधु बापू म्यूजियम लोकेटेड? बंगबंधु बापू संग्रहालय किस देश में स्थित है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या चाइना? ठीक है, देखो भैया ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आपको वो कहते हैं ना वो बच्चों वाले जो बॉल मिलते हैं कि खुश हो जाओ, अभी ये शुरुआत है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है आपके सर का दर्द बढ़ाया जाएगा, आपकी रातों की नींद हराम की जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी रातों की नींद नहीं हराम हो जाती है मुझे चैन नहीं मिलता है। ठीक है, रात अगर आप आराम से सो जाओ तो मेरे लिए सही नहीं है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आपकी रात की जो नींद है वो तब तक हराम हो जाए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो अब ये शुरुआत है, थोड़े से खुश हो जाइए आप सभी लोग, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कठिन प्रश्नों का, ठीक है ना, नंबर आएगा। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बांग्लादेश, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी गए थे यात्रा पे शेख हसीना से मिलने, और बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में एक भाग लिया था उन्होंने। 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा थी, और वहां उन्होंने बंग बंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बांग्लादेश के अपने समकक्ष के साथ मिलकर, यानी कि वहां के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, ठीक है ना, बंग बंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। द लखता सेंटर दैट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। द लखता सेंटर, जिसे हाल ही में एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, किस देश में स्थित है? यूएई, सऊदी अरब, यूएसए या रशिया? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है।
प्रदीप कुमार, फटाफट उत्तर दीजिए सभी लोग। कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़ो, और मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों के अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो आपका लेवल इससे बहुत ऊपर है ना। ये छोटे मोटे जो लॉलीपॉप टाइप के प्रश्न हैं, ये आपके लिए नहीं बना है मेरे दोस्त। ये प्रश्न जो हैं वो आपकी अवहेलना करते हैं, आपकी तौहीन करते हैं, आपको कम आंकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब प्रश्न जो हैं वो आपके लिए हैं, है कि नहीं, बताइए। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने कहा रशिया वो सभी के उत्तर सही हैं। डी जो है रशिया किसी का उत्तर है कि नहीं, केवल एक मयंक वर्मा का उत्तर दिख रहा है। तो लगता कि जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है, ठीक है ना, को एम्पोरियम स्काईस्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह उच्च वृद्धि वस्तुकला को दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह इमारत 462 मीटर ऊंची है। रूस ने 20 साल पहले इस पुरस्कार की स्थापना की थी और यह पुरस्कार जो है वो पहली बार दिया गया। अगला प्रश्न, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस? किस संगठन ने दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, हिंदी अलग इंग्लिश अलग। इंग्लिश वाला छोड़ दीजिए, हिंदी पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया। किस संगठन ने वन शासन को छोड़ दीजिए इस प्रश्न को, ठीक है, आगे आ जाइए। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल रजिस्टर फॉर, हाँ ठीक है, यहाँ आ जाइए। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस? किस मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्टर, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंट्रोड्यूस नेशनल रजिस्टर यानी कि राष्ट्रीय रजिस्टर या पंजीकरण की शुरुआत की है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय। फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने कहा सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं और केवल यहाँ सुधीर का उत्तर सही आया है, जैसे विश्वकर्मा भी कह रही हैं सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सड़क परिवहन मंत्रालय जो है वो आपका राइट आंसर है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर और पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए इसको शुरुआत की गई है। ये रजिस्टर 31 मार्च 2021 से लागू है। इनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए ड्राइविंग लाइसेंस में सभी बदलाव करना है, ठीक है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस का दोहराव जो है वो रुक जाए। जैसा कि आप देखते हो ना कि एक ही व्यक्ति के दो ड्राइविंग लाइसेंस से, पता चला कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो यूपी से भी उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, दिल्ली आया तो दिल्ली से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, ठीक है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने क्या किया कि भाई इसको क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कर दो,
ठीक है ना। तो कि एक ही व्यक्ति का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दो प्रकार का ड्राइविंग या दो जगहों से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ना बनवा पाए। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट? किस मंत्रालय के द्वारा महिला और पुरुष भारत में 2020 रिपोर्ट जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। प्रश्न आपके सामने। लाइक शेयर भी करते, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। शशि बाला, प्रदीप कुमार, ऋतु विश्वकर्मा, सुधीर, रूबी रानी। अच्छा, अभी पुराना ही आंसर है, फटाफट उत्तर दीजिए। मयंक, प्रदीप कुमार, सुधीर। प्रश्न आप लोग के पास मुझे लग रहा है लेट पहुंच रहे हैं ना, नेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। फटाफट उत्तर दीजिए सभी लोग। दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो सही हैं, और यहाँ रूबी रानी, सुधीर कुमार, मयंक, प्रदीप, ऋतु विश्वकर्मा के जो उत्तर हैं सी सही उत्तर है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है ये हाल ही में महिला और विकास पुरुष भारत में 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और ये रिपोर्ट जो है 1995 के MOSPI के द्वारा प्रकाशित की गई है, और इस वर्ष की रिपोर्ट श्रृंखला में 20वें स्थान पर है, और ये नीति निर्माताओं, योजनाकारों और अन्य हितधारकों के लिंग संबंधी डेटा को प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर की अन्य गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर या ट्रैकवेयर। आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे आपके कंप्यूटर की जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। फटाफट उत्तर दीजिए। और गुलजारी लाल, गुड इवनिंग, कैसी लग रही है, कैसी चल रही है आप सभी लोग की तैयारी, ठीक है ना। धीरे धीरे चुनाव एक एक करके समाप्त भी हो रहे हैं, तो आप लोग को टाइम भी मिल रहा होगा। हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ है, तो भैया अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है ना। जान है तो जहान है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों जिसने कहा स्पाईवेयर यानी कि सी
वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। स्पाईवेयर जो है वो राइट आंसर है। और स्पाईवेयर अवांछित सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में स्वतः ही अनइंस्टॉल हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है। इंटरनेट उपयोग के डेटा और संवेदनशील सूचनाओं को बिना किसी जानकारी के वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। स्पाईवेयर को एक प्रकार का मॉलवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये मॉलिशस सॉफ्टवेयर जिसे अक्सर आपकी जानकारी के बिना कंप्यूटर तक पहुंचने या नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पाईवेयर आपकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है और इससे विज्ञापनदाताओं, डेटा फर्मों और बाहरी उपयोगकर्ताओं को क्या करता है, प्रदान करता है। तो जिन्होंने कहा सी स्पाईवेयर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में DDoS क्या है? साइबर सिक्योरिटी का के बारे में जब हम बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी के टर्म में DDoS क्या है? एक स्टैंड अलोन मॉलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम जो अन्य कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के लिए प्रतिकृत बनाता है। प्रतिकृत मतलब उसका कॉपी बना लेता है। मॉलिशस सॉफ्टवेयर से प्रभावित निजी कंप्यूटर का नेटवर्क और जिसे किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना एक समूह के रूप में नियंत्रित किया जाता है। तीसरा, स्पैम को भेजने में सहायता के लिए बनाया गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम। चौथा क्या है? किसी लक्षित सर्वर या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को अत्यधिक इंटरनेट ट्रैफिक से बाधित करना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। फटाफट उत्तर दीजिए। गुलजारी लाल, शशि बाला, रूबी रानी, प्रदीप, सुधीर। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट के आंसर नहीं आए। लाइक शेयर भी करते रहो भैया, लाइक दे दो यार। नहीं लाइक देने का मन है, पसंद नहीं है तो डिसलाइक दे दो, कुछ दे दो, ठीक है। अब ये नहीं कि सर आपने कहा तो हम डिसलाइक देंगे, ये वाला गंदा काम मत करना। और इसके पहले 3 बजे वाली सारी क्लासेस आप लोगों ने 3 बजे का ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है वो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। सुबह 9 बजे की करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर मिस हो गई है तो कृपया करके देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लासेस पे हमने डिस्कशन किया था, है ना। और क्लासेस के करने के बाद क्लासेस के नीचे जो फीडबैक है मेरे दोस्त वो दे दिया कीजिए। एक व्यक्ति का फीडबैक रेगुलर आता है, वो है मयंक वर्मा, और धन्यवाद मयंक आपको रेगुलर आपके फीडबैक के लिए। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। प्रदीप, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, किसने कहा था डी? सुधीर, रूबी। तो आधुनिक कंप्यूटरों के समक्ष खतरे जो है वो अतीत की तुलना में हम जानते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। जिस प्रकार से कंप्यूटर का युग आ चुका है, जिस प्रकार से इंटरनेट का युग आ चुका है, उतने ही हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो खतरे हैं, हमारी निजता है, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो खतरे में आ चुकी है। आजकल अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर से हमारे मोबाइल या हमारे लैपटॉप के अंदर के जो डाटा है वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो कई नेटवर्क उद्यमों के सामने जो है वो काफ़ी इस प्रकार की समस्या आई है, और वो समस्या किसकी है? बॉट्स की समस्या है। मॉलिशस सॉफ्टवेयर से प्रभावित जो निजी कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, जिसे किसी व्यक्ति के जानकारी के बिना एक समूह के रूप में नियंत्रित किया जाता है, जिसको कहा जाता है बॉटनेट के रूप में से जाना जाता है। ये टर्म पे आप ध्यान रखिएगा। बॉटनेट जो है वो रोबोट और नेटवर्क शब्दों का एक संयोजन है, ठीक है ना। बॉटनेट जो शब्द बना है वो किससे बना है? रोबोट से, और रोबोट के साथ नेटवर्क, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है एक नया टर्म, जिसका नया टर्म क्या है मेरे दोस्त? नया टर्म है बॉटनेट, ठीक है। बढ़ते सुरक्षा खतरे के रूप में बॉटनेट की पहचान की गई है, और ऐसे प्रभावित कंप्यूटरों को एक जॉम्बी के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग डेटा चोरी करने, स्पैम भेजने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि आपके मेल पर, आपके मोबाइल पर काफ़ी स्पैम मैसेजेस आते हैं, स्पैम मेल आते हैं, और जैसे ही आप स्पैम मेल को टच करते हो तो क्या होता है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके जो डेटा हैं उन डेटा को क्या करते हैं? चुरा लेते हैं, ठीक है। इन दिनों बॉटनेट का उपयोग करने वाले लोकप्रिय हमलों को डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विसेज यानी कि DDoS कहा जाता है।
डीडीओएस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक ऑफ सर्विसेज, ठीक है, दो चीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक ऑफ सर्विसेज। हमला किसी लक्षित सर्वर, सेवा या नेटवर्क के समान ट्रैफिक को बाधित करने या दुर्भावनापूर्ण से किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि कभी किसी यूनिवर्सिटी का डेटा या कभी किसी सरकारी संस्था का जो डेटा होता है उसको क्या कर लिया जाता है? हैक कर लिया जाता है। अत्यधिक इंटरनेट ट्रैफिक के द्वारा लक्ष्य इसके बुनियादी ढांचे को बाधित किया जाता है। डीडीओएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक ऑफ सर्विस हमलों को कई कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके प्रभावी बनाता है और हमले कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क संसाधनों जैसे कि आईओटी डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि पर किए जा सकते हैं। डीडीओएस का हमला राजमार्ग पर होने वाले अप्रत्याशित ट्रैफिक जाम की तरह होता है जो नियमित यातायात संचालन को क्या करता है? बाधित कर देता है। डीडीओएस का हमला राजमार्ग पर होने वाला, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि समकक्ष खतरे अतीत की तुलना में जो है बहुत ज़्यादा जटिल हो गए हैं। कई नेटवर्क उद्यमों के सामने उल्लेखनीय समस्या जो है वो किसकी है? बॉट्स की है। मॉलिशस सॉफ्टवेयर से प्रभावित जो निजी कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये निजी कंप्यूटर का नेटवर्क और जिसे किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना एक समूह के रूप में नियंत्रित किया जाता है, इसे बोटनेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चलिए अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा निम्नलिखित। अब आ गया थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हार्ड। अभी तक जो आप लोग हैं इजी जो क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो अब हो गया भैया थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया जाए। तैयार हो गए हो? कमर कस लियो सभी लोग, एक बार हाँ या ना तो बोल दो यार। थोड़ा सा लेवल ऊपर किया जाए। हुए कि नहीं हो? हाँ या ना? ठीक है, तो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करिए विचार। भारत में लघु और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 1980-81 से 2015-16 तक घट गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? केंद्र ने लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में SFAC, नाबार्ड, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के तहत किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है और दोनों गलत है। और आपका समय शुरू हो गया। अब लगाइए दिमाग, ठीक है, कमर कस लीजिए, पानी वानी पीना है पी लीजिए, पसीना पोंछना है पोंछ लीजिए, पंखा से हवा खाना है खा लीजिए और अब अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो प्रश्न आ रहा था उस प्रश्न की औकात जो है ना वो आपके सामने टिकती नहीं है, क्योंकि आप लोग का लेवल बड़ा ऊपर है भैया। आप लोग का जो दिमाग है ना वो ऐसे चिंदी चोर टाइप के क्वेश्चन को करने वाला एक नहीं है। आपका जो दिमाग है अब जो प्रश्न आ रहे हैं उसको करने के लिए, है ना। तो ये मेरी गलती है कि मैं आप लोग को कम आंक कर ऐसे प्रश्नों को ला रहा हूँ और ऐसी गलतियाँ मैं हर क्लास के शुरुआत में करूँगा, जिससे कि आपका मनोबल है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर गेम का रुख जो है वो बदला जाएगा कठिन क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ सबने बिबिया दिया है, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऐसा आप लोग कह रहे हो। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल भैया सब सही हो। कृषि संकट के कारणों में से कृषि जोत और औसत आकार में कमी होना। औसत जोत आकार 1970-71 में 2.3 हेक्टर से घटकर 2015-16 में 1.0 हेक्टर हो गया, ठीक है। लघु और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 1980-81 में 70% से बढ़कर 2015-16 में 86% हो गई, ठीक है। विगत एक दशक में केंद्र ने किसान उत्पादक संगठनों को किसानों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया और 2011 से लघु किसान कृषि व्यवसाय कस्टोमियम SFAC, नाबार्ड, राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों के तहत एक गहन रूप में बढ़ावा दिया। पल्लवी जायसवाल कह रही है कि SFAC के अंदर नाम EESCO, दिल्ली मंडी सिस्टम, VCO और FPO भी आता है, ठीक है, तो ऐड कर लीजिए। अगला, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निगरानी निम्न क्षेत्र में से किसके लिए उत्पादन परिणाम संकेतकों के आधार पर की जाएगी? ऑप्शन ए, ठीक है, प्लास्टिक, शोभित श्रृंगला स्वागत है आपका, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। 2, जैव अपघटक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। 3, ग्रे वाटर प्रबंधन।
4 विस्टा यानी कि जो मल है कीचड़ प्रबंधन। आपको बताना कि राइट आंसर क्या है। चलो भैया दौड़ जाओ सूरवीरों, फतेह करके दिखाओ। और आप कर सकते हो। आप लोग को इतना साल भर 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितने दिन से आप लोग का मेरा जुड़ाव है, आपको इस लायक बना देना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओ तो आपके बगल वाले के प्रश्न देख के पसीने आए और आपके चेहरे पे मुस्कान आए कि क्या पूछा है लल्लू पंजू। ऐसे प्रश्न तो हम रोज अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन में करते रहते हैं। और ये दिन ऐसा आएगा, बस लगे रहिए ईमानदारी से, वो भी दिन आएगा जब चेहरे पे मुस्कान आपके होगी और माथे पे थकान आपके बगल वाले पर होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी बताइए, हाँ या ना। ठीक है, डीसी 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 कर रहे हैं। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा सी, सुधीर, गुलजारी, पल्लवी, ऋतु, गुड, सभी का उत्तर सही है। सी जो है वो राइट आंसर है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खुले में शौच मुक्त प्लस के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन परिणाम संकेतक के आधार पर की जाएगी। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जैव अपघट्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन और विस्टा मल यानी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। लाल सागर जल की एक पट्टी के रूप में स्थित है और हिंद महासागर का एक प्रवेश क्षेत्र है जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से पृथक करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। लाल सागर, रेड सी के बारे में बात किया जा रहा है। याद कीजिए रेड सी, सबसे पहला मैंने एक प्रश्न पूछा था कि रेड सी को पढ़ाया भी आपको, कौन सी नहर जोड़ती है। रेड सी के पास एक कौन सी नहर जुड़ है जो कि अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो सुर्खियों में भी आया था। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि लाल सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। सऊदी अरब, यमन, इथोपिया, मिस्र या जिबूती। और ये आपका समय हो गया भैया शुरू। अब घड़ी की सुइयां टिकटिका रही हैं और आपसे प्रश्न की डिमांड कर रही हैं, मतलब उत्तर की डिमांड कर रही हैं। तो दे दीजिए भैया उत्तर, आप कर सकते हो। तो चले देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा डी, केवल पल्लवी का उत्तर सही आया, बाकी अभी आप लोग के पास प्रश्न नहीं पहुंचा है या उत्तर देने में आप सक्षम नहीं। तो लाल सागर के सीमावर्ती जो 6 अग्रलिखित देश हैं दोस्तों, एक बार मैप में भी आप लोग देख लीजिए। सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। तो भैया ये है क्या आपका लाल सागर। ठीक है, और देशों के बारे में हम बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, ये है भैया आपका सूडान। ठीक है, ये है भैया आपका जिबूती। ठीक है, दिख गया आपको। ये है भैया आपका यमन, ये है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब, यमन, जिबूती, सूडान, है ना, मिला आपको। ये आपको दिख रहा है क्या, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली क्या है, एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, क्लियर है। ये है भैया आपकी इरिट्रिया। ठीक है, और ऊपर है आपका मिस्र। दिख गया सबको। एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती।
ठीक है ना। ये आपके जो देश हैं जो कि लाल सागर के पास हैं, और लाल सागर से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब नीचे की तरफ आप आते हैं तो गल्फ ऑफ अडान आता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो स्वेज नहर जो है वो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से जुड़ती है, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में मन करे तो शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, फसल कटाई पर मनाया जाने वाला महोत्सव सिमगो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? फसल कटाई पर मनाया जाने वाला महोत्सव सिमगो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? गोवा, असम, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? फटाफट उत्तर दे दीजिए। फटाफट उत्तर जी। मयंक वर्मा, गुलजारी लाल, ऋतु, पल्लवी, बस 4 लोग, रूबी रानी। देखते हैं भैया क्या है। तो फसल कटाई पर मनाया गया जो सिमोगा है, ए जिन्होंने कहा तो ए है रूबी का, मयंक का, पल्लवी का, ठीक है ना। तो सिमोगा जो है ये मनाया जाता है कहाँ? गोवा में। और सिगमो या सिग्मोत्सव, मैंने क्या सिमोगा, सॉरी सिग्मो है, मैंने सिमोगा पढ़ दिया, सिग्मो कर लीजिएगा उसको, ठीक है। सिग्मो या सिग्मोत्सव गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा धान की अत्यधिक सुनहरी फसल का उत्सव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ टाइगर रिजर्व है मेरे दोस्त और दूसरी तरफ राज्य है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उड़ीसा। आपको बताना है कि इसमें से सही मैचिंग कौन सी है। प्रदीप, शशि बाला, पल्लवी जायसवाल, गुलजारी, ऋतु विश्वकर्मा, सुधीर, फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए, तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर सही हैं। सुंदरी बाघिन को 2018 में मध्य प्रदेश में से उड़ीसा में भारत की पहली अंतर्जातीय स्थानांतरण परियोजना के हिस्से में स्थानांतरित किया गया। और बाघ पुनर्वास की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो बाघ पुनर्वास परियोजना 2018 को शुरू किया, जिसमें मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व का एक बाघ महावीर और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ की एक बाघिन सुंदरी को बाघों की आबादी बचाने के लिए उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है ना। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और सतकोसिया कहाँ है आपका? उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी कि PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी कि GSLV के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को निम्न भू कक्षा उपग्रहों को ध्रुवीय और सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को भूतुल्यकालिक उपग्रहों के भारी इनसैट वर्ग के उपग्रहों को
कक्षा में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था? ओहो, तीसरा स्टेटमेंट छूटा हुआ। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, यहाँ एक स्टेटमेंट छूट गया है। चलिए अगला प्रश्न। सिंधु नदी बेसिन निम्नलिखित में से किन देशों में फैला हुआ है? अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सिंधु नदी बेसिन निम्नलिखित में से किन देशों में फैला हुआ है? भारत, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना। ठीक है, नहीं तीसरा स्टेटमेंट उसमें पल्लवी नहीं दिया है इसलिए उसको मैंने स्किप किया। वैसे अगर मैं बात करूं तो ठीक है ना, तीसरा स्टेटमेंट है नहीं इसलिए इसको स्किप करना जरूरी था। ठीक है, चलिए यहां हम बात करते हैं, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, वो सभी के उत्तर सही हैं। ठीक है ना, डी जो है आपका राइट आंसर है। और सिंधु नदी बेसिन जो है वो भारत, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान चारों में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो सिंधु नदी बेसिन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको ध्यान रखिएगा कि कुल क्षेत्रफल जो है इसका 1.12 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का 47%, भारत में 39%, चीन में 8% और अफगानिस्तान में 6% है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, रेड कलर में आपको नजर आ रही है। और ये चाइना, इंडिया के साथ हम क्या देख रहे हैं? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान और साथ में पाकिस्तान, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान में घुसते तो अफगानिस्तान से आने वाली एक नदी जो है इसके दाएं तट से आकर आपको मिलती है। ठीक है, तो जब भी बेसिन क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि जब भी किसी नदी के बेसिन क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है तो नदी के बेसिन क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों? कि मुख्य नदी और साथ में उसकी सहायक नदी, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। तो अफगानिस्तान से आने वाली जो नदी है वो सिंधु नदी में आकर दाहिनी तरफ से आकर मिलती है, इसलिए जो है सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें ये चारों के चारों देश पाकिस्तान, भारत, चाइना, अफगानिस्तान जो है वो होंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। ठीक है, अभी तक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को साथ साथ चुना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए स्टार्ट।
ठीक है, फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी और केवल मयंक वर्मा का उत्तर डी सही है, तो डी जो है आपका राइट आंसर है। यानी कि ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है और लोकसभा का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग का विधायी अधिकारी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। लोकसभा के सदस्यों के बीच से 5 साल के कार्यकाल के लिए आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में उपसभापति का चुनाव किया जाता है। यहां तक ठीक है। वर्तमान लोकसभा की एक महत्वपूर्ण विशेषता उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति है। संविधान के अनुच्छेद 93, यह अनुच्छेद याद रखिएगा, यानी कि आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। आमतौर पर उपाध्यक्ष को 1998-99 की अवधि में को छोड़ दे तो नई लोकसभा के गठन के कुछ महीनों के भीतर ही इसे चुना जाता है और ऐसा करने के लिए 269 दिन लगते थे। इस कारण संसद के अगले सत्र के समय तक 2 वर्ष उपसभापति के चुनाव के बिना समाप्त हो जाते थे। इसलिए क्या किया गया कि साथ में चुनने की प्रक्रिया शुरू हो। अगला प्रश्न है, कई देशों ने सदी के मध्य तक, हम हट जा रहे हैं भाई, कई देशों ने सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो एमिशन लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा। शुद्ध शून्य उत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य है कि कोई देश अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य तक समाप्त करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन को अधिक कार्बन सिंक का निर्माण जैसे जंगलों तथा कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी भावी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करके प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ये क्लास अभी चलेगी, ये मुझे लग रहा है चलती रहेगी। ठीक है, तो जब तक आप कर पा रहे हो करो, जब लगे कि नहीं कर पा रहे हो तो आप लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है ना। 2015 के पेरिस समझौते में शुद्ध शून्य लक्ष्य का लक्ष्य नहीं था। आपको बताने के राइट आंसर क्या है। तो भाई जो क्लास आप लोग अगर कर पा रहे हो तो करते रहो। ठीक है, जब लगे कि अब दिमाग में नहीं जा रहा है तो आप लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लास चलती रहेगी। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है उसको मैं कवर करूंगा क्योंकि भैया आपके एग्जाम के पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को मुझे कवर करना है। ठीक है, चलें देखें। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, ठीक है ना, जिसने भी कहा सी वो सभी के उत्तर जो सही, केवल मयंक के उत्तर मुझे सही दिख रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने, सी का मतलब अगर हम देखें तो दूसरा और तीसरा, पहला स्टेटमेंट गलत है, ऐसा किसने कहा था, मयंक ने कहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने पहले से ही कानून बनाए हैं जो सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। यहां तक कि चीन ने 2060 तक नेट शून्य पर जाने का लक्ष्य रखा। नेट शून्य का अर्थ क्या है कि कार्बन तटस्थता भी से कहा जाता है, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन जो है वो क्या करना है, एकदम समाप्त सा कर देना है। शुद्ध शून्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन को ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने के द्वारा पूरित किया जाता है। ठीक है, जंगलों जैसे अधिक कार्बन सिंक का निर्माण करके, अब कैसे करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंकिंग। तो कार्बन सिंकिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा है कि कार्बन सिंकिंग की प्रक्रिया कैसे हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और पेड़ पौधे क्या करेंगे, कार्बन को प्रयोग करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो कार्बन सिंकिंग होगा। ठीक है,
और कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसे भावी तकनीक का उपयोग करके कार्बन की कैप्चरिंग करके, ठीक है ना। तो 2015 के पेरिस समझौते आपको याद ही होगा कि जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम क्या करेंगे कि 2030 तक वर्तमान आपका औद्योगिक समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान को कम करने के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय रेलवे में कुछ परिचालन के निजीकरण का सुझाव दिया, ठीक है ना। उषा थोराट समिति, एन गोपाला स्वामी समिति, सुभाष गर्ग समिति, विवेक देबराय समिति, ठीक है ना। और यही समिति है जो तेजस को चलाने के बारे में, ठीक है ना, लखनऊ से दिल्ली जो है, बताइए कौन सी समिति। फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखें, डी बी। अच्छा, तो दोस्तों जिन्होंने कहा विवेक देवराय समिति, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मयंक, पल्लवी, गुलजारी के उत्तर सही हैं। अगला, हाल ही में समाचारों में आईटी एक्ट की धारा 69A चर्चित थी, ठीक है ना, 69A कई बार आप लोग सुनते हो। सरकार द्वारा किस परिस्थिति में आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत सख्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। 69A के संदर्भ में आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त। प्रश्न आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या है, फटाफट उत्तर दीजिए। गुलजारी लाल कह रहे हैं डी, पल्लवी डी, रितु डी। यहाँ टिश्यू भी काफ़ी स्टूडेंट्स के हो रहे हैं, कोशिश कीजिए कि नेट के चलते क्लासेस मिस ना हो। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर सही हैं। और 69A के तहत शक्तियों का उपयोग केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की, ठीक है ना, यानी कि चारों के चारों सही हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वतंत्रता पर शिष्टाचार नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए फिर से, विश्व व्यापार संगठन के सेनेटरी और
फाइटोसैनिटिक मेजर्स समझौते के द्वारा निम्नलिखित में से किसे थ्री सिस्टर्स के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है ना। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPPC, दूसरा कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स कमीशन, तीसरा पैसिफिक प्लांट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। हाँ, बी डी दोस्तों, जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर सही हैं। यहाँ गुलजारी के उत्तर मुझे सही नजर आ रहे हैं, बी। तो खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स कमीशन और पशु स्वास्थ्य मानकों के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन सहित इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन को विश्व व्यापार संगठन के सैनिटरी और फाइटो सैनिटिक मेजर्स समझौते के द्वारा थ्री सिस्टर्स के रूप में मान्यता दी गई। तो जिन्होंने कहा क्या, बी, यानी कि 1, 2, 4 वो सभी के उत्तर क्या हैं, सही। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। यह महिलाओं के उत्पीड़न के मामले की सुनवाई कर सकता है और उचित दंड का आदेश दे सकता है। यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है ना। आपको बताना है किसके बारे में? आपको बताना है मेरे दोस्त NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा सी और केवल पल्लवी जायसवाल और ऋतु विश्वकर्मा का सी उत्तर सही है। सी जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है भारतीय संसद के द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 को गठित एक सांविधिक निकाय है। और ये क्या क्या कार्य कर सकती है? तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय की समीक्षा, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। यह एक सलाहकार निकाय है, ना कि न्यायालय है। यह शिकायतों की सुनवाई कर सकता है लेकिन केवल कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, ना ही दंड दे सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। यह खुले में शौच मुक्त प्लस पर यानी कि ODF ओपन, ठीक है ना, पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें ODF की निरंतरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग शौचालय का उपयोग करें। कार्यक्रम को केंद्र से 100% वित्तीय सहायता के साथ लागू किया
जाएगा। आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है ना। आपको बताना मेरे दोस्त कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, और किसी का उत्तर बी सही नहीं है, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को मंजूरी दी, जो खुले में शौच मुक्त प्लस पर केंद्रित होगा, जिसमें ओडीएफ की निरंतर और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। और कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा कि सभी लोग शौचालय का उपयोग करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 जो है 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा। और केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और जम्मू कश्मीर में 90-10 होगा, अन्य राज्यों के लिए 60-40 होगा, और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 100 और 0 पे होगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना, कि शेयरिंग कैसे हो रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के लिए नमूने एकत्र करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना को शुरू किया गया है, ठीक है। समुद्र में जीनोम मैपिंग से मदद मिलेगी। पहला, हिंद महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र की आंतरिक क्रिया प्रणाली को समझना। दूसरा, महासागर में सूक्ष्म जीवों के आरएनए और डीएनए में परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले कारकों की पहचान करना। तीसरा, समुद्र में नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स जैसे विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रति सूक्ष्म जीवों के अनुकूलन को समझना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। सभी एंजॉय कर रहे हो ना सेशन? नींद उड़ गई है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नींद आ रही है, जिसको लग रहा है कि सर अब बस बहुत हो गया, अब दिमाग में नहीं घुस रहा है? या कोई ऐसा भी है जिसको लग रहा है कि सर उत्साह बढ़ रहा है और लग रहा है कि हमें कुछ करना है? नींद ऊंद तो सब सर भूल गए हम, है ना। नींद ऊंद तो आ ही नहीं रही है, अब लग रहा है कि कुछ कर दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो अंतरात्मा जो है वो हमेशा गरियाती रहेगी। ऐसा भी है क्या कुछ कि सब टांग फैला के सोना चाह रहे हैं?
गुलजारी लाल, ऋतु विश्वकर्मा, मयंक, सुधीर। दोस्तों जिन्होंने कहा डी और इस गुलजारी, ऋतु, वाकई गुड, अच्छे से। तो समुद्र तीरों में जीनोम मैपिंग से वैज्ञानिक क्या सीखेंगे, अगर इस पर हम बात करें तो इससे वैज्ञानिकों को हिंद महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र की आंतरिक क्रिया प्रणाली को समझने में मदद मिलेगी और अनुसंधान और वैज्ञानिकों को महासागरों में डीएनए आरएनए में परिवर्तन को नियंत्रित करने में कारकों और उनके प्रभावित करने वाले विभिन्न तनाव की पहचान करने में सक्षम होंगे। समुद्र में कई सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, सिलिकेट्स, लौह, जस्ता जैसे खनिज और कैडमियम या तांबे जैसे धातुएं मौजूद हैं। जीनोम मैपिंग वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के अलावा, मतलब किसकी प्रतिक्रिया, समुद्र के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पता करेगा और इन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को भी प्रदर्शित करेगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि समुद्र के किस हिस्से में किस खनिज का तत्व जो है उसकी अधिक सांद्रता हमें देखने को मिलती। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो महासागर जीनोम की खोज जो है वो वाणिज्यिक जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों जो कई एंटी कैंसर उपचारों से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और औद्योगिक एंजाइम, एंटीवायरल अणु आदि की खोज करने में सक्षम बनाएगा। साथ में यह अनुवांशिक स्तर पर महासागरों की खोज के परिणाम स्वरूप वर्गीकरण और अनुकूली क्षमता में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकेगी जो संरक्षण प्रयासों को अनुकूलित करने में मदद कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दजला नदी तुर्की और इराक से होकर बहती है। दूसरा है मेकांग नदी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पोल आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट उत्तर दीजिए कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए वो सभी के उत्तर सही है। मयंक वर्मा, सुधीर, ठीक है। तो दजला टिग्रिस नदी को दो महान नदियाँ, दूसरी फरात नदी है का हिस्सा है जो मेसोपोटामिया से प्रवाहित होती थी और नदी दक्षिण पूर्वी तुर्की के पहाड़ों से इराक से होकर बहती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पानीय नदी है जो कि तिब्बती पठार से ये नदी चीन के यूनान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां कृषि के उत्सर्जन को कम कर सकती है। धान के खेत को वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क रखना, दूध और मांस उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ाना, जैविक कृषि। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी।
ठीक है, आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर सही हैं और ऋतु विश्वकर्मा का यहाँ उत्तर सही है। ऐसी कई प्रथाएं जो कृषि के उत्सर्जन को कम कर सकती है। धान के खेत को वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क रखना, सिंचाई की आवृत्ति को कम करना, जल से पूरी चावल के उत्पादन से मिथेन उत्सर्जन को आधा करना और अन्य तरीका है जो कि दूध और मांस उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, जैविक कृषि यानी कि जिन्होंने कहा था क्या डी, ठीक है ना, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हैं। जैविक कृषि में उपयोग की जाने वाली कई प्रथाएं जलवायु स्मार्ट होती हैं। जैविक कृषि प्राकृतिक पोषक चक्रण को बढ़ाती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन का समर्थन करती है और मृदा में कार्बन प्रच्छादन को बढ़ावा देती है। कभी कभी समाचारों में चर्चित पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है चीन, जापान, रूस या दक्षिण कोरिया। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। समय शुरू हो चुका है आपका। अब कभी कभी समाचारों में चर्चित पूर्वी आर्थिक मंच क्या है? देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों जिन्होंने कहा सी और मयंक वर्मा का उत्तर सही मिला है। सी जो है राइट आंसर है दोस्तों। तो पूर्वी आर्थिक मंच रूसी सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य रूस के व्लादिवोस्तोक में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाला क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो जिन्होंने कहा सी, ठीक है ना, उनके उत्तर जो है वो सही है। मयंक वर्मा के सी जो है वो सही उत्तर है। अगला, हाल ही में समाचार में चर्चित राइट फॉर राइट्स, ठीक है ना, फेथ फॉर राइट F4R आंदोलन जो है वो किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या ऑक्सफैम इंटरनेशनल। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। हाल ही में समाचार में चर्चित राइट्स फॉर राइट, फेथ फॉर राइट F4R जो है ना वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों अपने। ठीक है, ये समय जो है आपका शुरू हो चुका है। मुकुल दुबे, ऋतु विश्वकर्मा, मयंक, सुधीर। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी और किसी के उत्तर बी मुझे नहीं मिले हैं, ठीक है ना, तो बी अगर आप कहते तो आपका उत्तर जो है वो सही होता। तो राइट्स फॉर राइट संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाला एक आंदोलन है जो राष्ट्रीय नस्लीय या धार्मिक घृणा को उकसाने के खिलाफ अभियान चलाता है और विधायी प्रतिमानों, न्यायिक प्रथाओं और सरकारी नीतियों को उजागर करता है जो विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? आयात और निर्यात दोनों के लिए रुपए में भुगतान करना, वैश्विक स्तर पर जारी बॉन्ड के लिए रुपए में पुनर्भुगतान, केंद्रीय बैंकों के द्वारा विश्व में भारतीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा के रूप में संचित करना। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है।
कैसा लग रहा है सेशन आप लोगों को? चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, ठीक है, तो यहाँ सुधीर कुमार के उत्तर जो है और ऋतु विश्वकर्मा के उत्तर सही है, डी। रुपए के अंतर्राष्ट्रीय कर का अर्थ क्या है कि जब भारतीय आयात करते हैं तो उन्हें रुपए में भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए। जब वे निर्यात करते हैं तो उन्हें रुपए में भुगतान स्वीकार करना चाहिए। जब वे वैश्विक रूप से बॉन्ड जारी करते हैं तो उन्हें इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे विदेशी मुद्रा में उधार लेते हैं, रुपए में भुगतान करना चाहिए। दुनिया भर के सभी व्यक्तियों, कंपनियों और केंद्रीय बैंकों को अपनी वैश्विक मांग के कारण भारतीय मुद्राओं को आरक्षित मुद्रा के रूप में संचित करना ही रुपए का अंतर्राष्ट्रीय अर्थ होता है। अगला प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नोआ दिहिंग इसके बीच से प्रवाहित होती है। यह भारत का एकमात्र उद्यान है जहां पर बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड और हिम तेंदुआ, 4 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको बताना है कि इसमें से राइट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है ना? आपको राइट स्टेटमेंट बताना है मेरे दोस्त कि राइट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने कहा सी और किसी का उत्तर सही नहीं है, तो सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। और राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व नामदफा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य के, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के चांगलांग जिले में भारत और म्यांमार यानी कि बर्मा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान मियाओं के बीच नोआ दिहिंग नदी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रवाहित होती है। यह विश्व का एकमात्र उद्यान है जहां टाइगर यानी कि पैंथरा टाइगरस, लेपर्ड यानी कि पैंथरा पॉड, स्नो लेपर्ड यानी कि पैंथरा उनसिया और क्लाउडेड लेपर्ड यानी कि नेबुलिस नामक बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये आज का सेशन? लगभग 95 मिनट तक हम लोग साथ थे और 95 मिनट आप लोग मेरे साथ इस सेशन में रहे या रह रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। तो कैसा लगा सेशन? आप लोगों ने एंजॉय किया इस सेशन को कि नहीं? ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस थी दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल हमारी मुलाकात सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस पे होंगी, 3 बजे ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लासेस पे होंगी और फिर रात को 10 बजे करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस पे होंगी यूट्यूब पे। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो स्पेशल पे अगर हम बात करें तो स्पेशल जो ऐप पर क्लासेस होंगी वो क्लासेस कल 11:45 पर सुबह ऐप पर होगी। दूसरी क्लासेस जो हैं आपकी शाम को 5 बजे होंगी, ठीक है।
इसके अलावा तीसरी क्लासेस जो हैं वो शाम को 7 बजे होंगी, ठीक है ना। तो इस पर भी आप लोग को जुड़ जाना है और बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। चलिए ध्यान रखिए अपने, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।